Welcome back friends and my dear students. This is Chitra Sen from Chandra Tutorials. So students, आज मैं आपको प्रोनाउन टॉपिक सिखाऊंगा. प्रोनाउन टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रोनाउन का जो डेफिनेशन अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, वो डेफिनेशन क्या है? द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. जो हम लोग 4th एंड 5th स्टैंडर्ड में एकेडमिक एग्जाम्स में इवन अप टू 10th स्टैंडर्ड यही हम लोग जानते हैं कि the word which is used in place of noun is called pronoun, and we had learned some 3 to 4 types of pronoun, but actually there are 9 types of pronouns which we have to learn if we are going for competitive exams. क्यों? क्योंकि जब competitive exams हम लोग देते हैं तो उसमें जो questions पूछे जाते हैं वो knowledge based question होते हैं, concept based question होते हैं. और जब हम लोग academics का एग्जाम देते हैं, जैसे 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का हो गया, 8th स्टैंडर्ड का हो गया, तो हम लोग उस टाइम पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान नहीं देते, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं. तो अगर ये वीडियो आप देखेंगे, मेरा पूरा वीडियो देखेंगे एंड तक, तो आपको प्रोनाउन से रिलेटेड जो डाउट्स है, जो से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके माइंड में, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आप आने वाले एग्जाम्स में प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें. सो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं. प्रोनाउन. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. द नेम इटसेल्फ इज सेइंग समथिंग. The name is what? Distributive. Distributive means what? To distribute among the people. Means बांटना. ठीक है? तो जब इस टाइप का प्रोनाउन आएगा तो एक्चुअली ये सारे वर्ड्स हम लोग सुने रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कभी वो उस तरीके से नहीं पढ़ा है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिस तरह से तैयारी करते हैं, कंसेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, वो चीज़ एकेडमिक्स में नहीं होता है. तो वहाँ पे जो हमारा नॉलेज होता है वो थोड़ा कम पड़ जाता है. तो अगर हमको नॉलेज इंप्रूव करना है तो एकेडमिक की बजाय, एकेडमिक में अगर हम हैं भी, उस टाइम पे भी हमें कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करना चाहिए ताकि कोई भी टॉपिक का बेसिक नॉलेज हमें हो जाए, उसका एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाए. ठीक है? सो डिस्ट्रीब्यूटिव इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल. ठीक है? बांटना एक बोल सकते हैं. ठीक है? तो उसके 3 वर्ड है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं. व्हाट आर दोज 3 वर्ड्स? दीज आर ईच, आइदर एंड नाइदर. ईच, आइदर एंड नाइदर. ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स. ईच हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, जैसे कि ईच ऑफ द 2 बॉयज, फिर ईच ऑफ द गर्ल्स. अब डिफाइन नहीं किया गया है. अगर फॉर एग्जांपल पूरे स्कूल में 100 गर्ल है लेकिन डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे भी ईच ऑफ द गर्ल्स बोल सकते हैं हम लोग. इसलिए यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? 2 और मोर देन 2. 2 और मोर देन 2. ठीक है? इसके बाद आता है आइदर. ठीक है? आइदर में क्या होता है? आइदर इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन्स इन पॉजिटिव सेंस. आइदर और नाइदर एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे. आइदर हमेशा 2 लोगों के लिए यूज होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव केस में यूज होता है. ठीक है? इसलिए यहाँ पे देखो, आइदर ऑफ द 2 बॉयज. ये 2 से ज्यादा लोगों के लिए नहीं यूज हो सकता, एक के लिए भी नहीं यूज हो सकता, सिर्फ 2 के लिए यूज होगा. आइदर 2 के लिए यूज होता है और नाइदर भी 2 के लिए यूज होता है, बट इन नेगेटिव सेंस. नाइदर ऑफ द 2 बॉयज मतलब ना तो ये ना तो वो, और आइदर का मतलब ये भी वो भी. ठीक है? दोनों. ठीक है? सो नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस को हमें कभी भी साथ में समझना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कोरिलेटेड है. तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आप पढ़ेंगे तभी आपको एम्फेटिक प्रोनाउन पर भी ध्यान देना है. ठीक है? क्योंकि रिफ्लेक्टिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है. ठीक है? रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस आर मेड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ
टू पजेसिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। ठीक है, सेल्फ एंड सेल्फ्स, हम लोग जब माई के साथ में ऐड कर देते हैं सेल्फ, माई सेल्फ, आर के साथ में सेल्फ्स ऐड कर देते हैं, आर सेल्फ्स। ठीक है, पजेसिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन। पजेसिव क्या होता है? माय, माइन, योर। ठीक है, ये सब पजेसिव केसेस है। ठीक है, 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। ठीक है, नीचे मैं आपको वो चीजें भी समझाऊंगा। तो नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट, और थर्ड वन है पजेसिव यानी कि जो अपनापन, ओनरशिप दिखाता है। ठीक है, तो टोटल 3 केसेस होते हैं। तो उसमें से एक और होता है वोकेटिव केस होता है, लेकिन उस ज्यादा यूज नहीं होता है। बेसिकली आपको 3 ध्यान रखना है। ठीक है, नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव और थर्ड वन है पजेसिव। ठीक है, तो पजेसिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? आई एंड वी। आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। ठीक है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? ही, सी, इट, दे। ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड इट, दे, ये सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। ही, इट, दे, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मीन्स टू वन सेल्फ। ठीक है, टू वन सेल्फ, इसका मतलब है खुद को। हिंदी में इसका मीनिंग होगा खुद को। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब होता है खुद को, और ये कोरिलेट करके पढ़ेंगे। देखो यहां पे भी क्या है? वन सेल्फ, खुद, इसका मीनिंग है खुद, और इसका मतलब है खुद को। ठीक है, टू वन सेल्फ यानी कि खुद को, और इसका मतलब है खुद। ठीक है, ऑल्सो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस आर मेड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स टू ऑब्जेक्टिव केस ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। यहां पे पजेसिव केस ऑफ सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को ऐड होता है, और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में ऐड करके रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हिम, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू गिव वर्क्स मोर इम्पैक्ट ऑन सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस, कि जो काम किया जाएगा वो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां पे यूज होगा, वो जब काम करेगा तो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेगा। जैसे कि एग्जांपल में, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द डीएम। किसको ये ज्यादा फोर्स कर रहा है? ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। तो ये किसको ज्यादा, हिमसेल्फ किसको ज्यादा फोकस कर रहा है? इट इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस, मोर फोकस टू ही। यही मैं कहना चाहता हूं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है? सब्जेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस ये भी आपका सेल्फ, सेल्फ्स, पजेसिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन से तैयार होता है, और सेल्फ, सेल्फ्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, सी, इट, दे। ही का क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। इट का क्या हो गया? इटसेल्फ। दे का देमसेल्व्स। ये सब किसके एग्जांपल है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, जो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है। इसके बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउंस मीन्स वन सेल्फ, खुद। खुद जहां पे दिखाना होगा मीनिंग में, सेंटेंस में, वहां पे हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं, और जहां पे खुद को दिखाना होगा वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो एम्फेटिक प्रोनाउंस मीन्स वन सेल्फ। शी किल्ड द टाइगर हरसेल्फ। उसने खुद ने ही टाइगर को मारा। आई माई सेल्फ लाइक्ड हिम। ठीक है, मैंने खुद उसको लाइक किया। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। यहां पे आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। यहां पे जो मैंने आपको बताया था
पॉजिटिव केस फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस थर्ड पर्सन, ठीक है, पॉजिटिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ये सभी किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। तो आई एंड वी दीज आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, यू इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, he, she, it, they are the third person pronouns. Nominative case, what is nominative case? I, we, you, he, she, it, they, ये सभी nominative बोलो या फिर आप subjective भी बोल सकते हो। as a subject, nominative यानी कि as a subject, as a object में यही चीज क्या कहा जाएगा? I का me हो जाएगा, we का us, you का you ही रहेगा, he का him, she का her, it का it, they का them। पॉजेसिव केस में जब एज अ एडजेक्टिव यूज करोगे तो क्या होगा और एज अ प्रोनाउन यूज करोगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे आई को आप यूज कर रहे हो एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन तो क्या बन जाएगा? आई का माइन हो जाएगा, वी का आर्स हो जाएगा, ठीक है, एंड यू का योर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कन्वर्ट होता है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। Therefore the personal pronouns in persons forms are as follows. फर्स्ट पर्सन में पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या आते हैं? आई, मी, माई, माइन, वी, आर, आर्स एंड अस। ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन चाहे वो सब्जेक्टिव केस के हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस के हो, ठीक है, या फिर आपके पॉजिटिव केस के हो, तीनों में से कोई भी हो। फर्स्ट पर्सन में ये सब आते हैं, सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, थर्ड पर्सन में ही, हिम, शी, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर एंड देयर्स। ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, ठीक है। इसमें सभी इंक्लूड है, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड नॉमिनेटिव केस, ठीक है। बस आपको एज अ हेडिंग दिया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, सेकंड पर्सन में क्या क्या आते हैं एंड थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं। जब हम लोग तीनों प्रोनाउन को अगर एक ही सेंटेंस में यूज करना है तो इस तरह का ऑर्डर यूज करना है, 2, 3, 1, यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू, ही एंड आई विल बी गोइंग। यू, ही एंड आई विल बी गोइंग। यू क्या हो गया? सेकंड। ही क्या हो गया? थर्ड। एंड आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, मैं, ठीक है। बट व्हेन कन्फेशन इज टू बी मेड देन यूज द ऑर्डर 1, 2, 3. If we have made some mistake and we are going to confess to somebody, अगर हम लोग कोई गलती किए हैं और किसी को कन्फेस करने जा रहे हैं, कबूल करने जा रहे हैं कोई गुनाह, तो उस टाइम पे हमें 1, 2, 3 का ऑर्डर यूज करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई, यू एंड ही आर एट फॉल्ट, ठीक है। हम तीनों भी गलती किए हैं। आई पहले आएगा, फिर यू एंड देन थर्ड पर्सन ही, सेकेंड पर्सन, सॉरी, थर्ड पर्सन। ही क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है। एंड यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एज प्रोनाउंस आफ्टर लेट। आफ्टर लेट कुछ एडजेक्टिव्स यूज होते हैं एज अ प्रोनाउन। लेट यू एंड मी गो देयर। लेट यू एंड मी गो देयर, नॉट यू एंड आई। यू एंड आई हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस देख रहे हैं, ठीक है। आफ्टर लेट, लेट मी, लेट यू एंड मी गो देयर। नेक्स्ट है आफ्टर प्रीपोजिशन, शी डिपेंड्स ऑन मी नॉट ऑन आई। मतलब ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन जब आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑन मी लिखना है, ना कि आई लिखना है। देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी, नॉट यू एंड आई। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस इस तरह से यूज होते हैं। देन एंड द केस, देन एंड द केस। Nominative case pronouns is used after then if comparison is between two nominatives. अगर दो subjects का comparison यूज हो रहा है उस समय आपको nominative case pronoun ही यूज करना है। अगर दो subjects का comparison हो रहा है तो आपको nominative case pronoun ही यूज करना है। जैसे कि you are better than I, you भी क्या है? एक nominative case pronoun है और I भी क्या है? एक nominative case pronoun है, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर देन इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखो यहां पे क्या देखा था कि अगर नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन यूज किया जाएगा अगर दो नॉमिनेट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि दो सब्जेक्ट के बीच में अगर कंपैरिजन, नॉमिनेट्स यानी कि सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होगा तो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। से रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, यहाँ पे यू क्या है एज अ ऑब्जेक्टिव केस है एंड मी भी क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे देखो आई आया था, यहाँ पे आई नहीं आया। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर इज यूज फॉर टू पर्सन्स। जैसे हम लोगों ने पहले में डिस्ट्रीब्यूटिव में देखा था, ठीक है, ईच देखा था हर एक, तो वो क्या था दो या फिर दो से ज्यादा के लिए था, लेकिन यहाँ पे ईच अदर इज यूज फॉर टू पर्सन्स। ईच अदर इज ऑलवेज यूज फॉर टू पर्सन्स ओनली, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन ईच एंड ईच अदर। These are two different entities. The two sisters hate each other. The two sisters hate each other. One another is used for more than two persons. Each other is used for two persons. One another is used for more than two persons. And each is used for two or more than two persons. So ये pronouns काफी एक दूसरे से correlated हैं, तो थोड़ा सा confusion create हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक दो बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। द 5 sisters love one another. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are used articles or persons, for articles or persons. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो आर्टिकल्स या फिर पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि these, that, these, those, such, somebody, anybody, nobody, everybody, somebody यहाँ पे दो बार हो गया है। इसके बाद no one, someone, anyone, everyone, something, anything, everything। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुत सारे हैं, all, many, one, few, none। ठीक है, ये यहाँ पे नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको ज़्यादा देखना नहीं है, आपको जस्ट थोड़ा सा दो बार रिवाइज कर लेंगे तो इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे तो डेमोन्स्ट्रेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि कभी कभी हम लोग किसी आर्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए दीज आर दी आर्टिकल, दीज आर दी मैंगोज, these are the boys who are responsible for the crime, समथिंग ऐसा सेंटेंस बनता है जब लिविंग के लिए भी यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं, और नॉन लिविंग के लिए भी यूज करते हैं, आर्टिकल्स के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। यूज ऑफ हु काफी इंपॉर्टेंट है ये। हु इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। हु ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। द गर्ल हु स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट। द गर्ल, जो गर्ल मेरा पर्स चोरी की वो स्टूडेंट थी। ठीक है, विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और आर्टिकल्स। विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर आर्टिकल्स के लिए यूज होता है। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हो गया। ठीक है, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। दैट कैन बी यूज फॉर बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ये विच और हु दोनों का प्लेस पे यूज हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरली स्टूडेंट्स को ये हु, विच एंड दैट में काफी कंफ्यूजन होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि हु जो होता है इट इज यूज फॉर, हु इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और आर्टिकल्स, दैट कैन बी यूज फॉर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बोथ। इट मीन्स दैट it can replace who and which. That can replace who and which. The girl that stole my purse was a student. Here it has replaced who, and in the next example that has replaced which. The book that is on the table is mine. Next है
Difference in uses of who, which and that. Who and which are used in both defining and non-defining. Who and which दोनों ऐसे वर्ड्स है, ऐसे प्रोनाउंस है जो डिफाइनिंग केस एंड नॉन डिफाइनिंग केस दोनों में यूज होते हैं. व्हाट इज दिस डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, वेयर एज दैट इज यूज्ड ओनली इन डिफाइनिंग केस. जैसे कि डिफाइनिंग का मतलब है कि पर्टिकुलरली वही चीज की बात चल रही है. द होल फोकस इज ऑन द पर्टिकुलर थिंग ओनली, द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ऐसी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी चीज पर फोकस किया जाता है. ठीक है, जैसे कि द बुक दैट इज ऑन द टेबल, वो उसी चीज बुक की बात कर रहे हैं जो कि टेबल पे है, ना कि उसके आसपास की बुक. ठीक है, तो इसलिए वो डिफाइनिंग केस में हमेशा यूज होता है दैट. whereas who and which are can be used in defining as well as non defining. So आपको ये भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है. जब आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देते हैं तो वो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के टाइप में क्वेश्चन जनरेट करते हैं, तो वहां पे हमें एक तो पहले तो ओवरऑल मीनिंग समझने की कोशिश करने का कि सेंस ऑफ द सेंटेंस क्या बोलता है. सेंस ऑफ द सेंटेंस क्या होता है कि जैसे कई बार हमें हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन अगर आधे से ज्यादा वर्ड्स का मीनिंग मालूम है और सेंस क्या बोलता है उस सेंटेंस का, अगर हम लोगों ने वो आइडिया लगा लिया तो हम लोग जान जाते हैं कि ये ओवरऑल सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, तो सेंस ऑफ द सेंटेंस समझने की कोशिश करने का, तो वहां पे मालूम चल जाएगा कि वो हु और विच डिफाइनिंग केस में यूज हुआ है कि नॉन डिफाइनिंग केस में. जैसे कि एग्जांपल है, द कैट विच इज आई हैव बॉट इज ब्लैक. विच आई हैव बॉट, यहां पे देखो डिफाइन कर रहा है कि वही कैट जो मैंने लाया है इज ब्लैक. whereas in second sentence which has been used again but it is used in non defining case, मतलब उसका इंपॉर्टेंस नहीं है. आई हैव बॉट अ कैट विच इज ब्लैक, मैंने कैट लाया है जो ब्लैक है. ठीक है, ये विच अगर हम लोग नहीं भी लिखते तो ये सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट रहता था. कैसे, देखो आई हैव बॉट अ कैट इज ब्लैक. ठीक है, वो भी मीनिंगफुली कंप्लीट होता था. नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स such as only, none, all, the best, take that along with them. तो ये सारे जो सुपरलेटिव वर्ड्स है ये अपने साथ क्या लेते हैं, that लेते हैं, ना कि which या फिर who. All that glitters is not diamond. He is the best man that I have seen so far. तो जब भी सुपरलेटिव वर्ड्स आएंगे तो वहां पे that यूज होगा, ना कि who and which. Who is always used in nominative case, whom is used in objective case. अगर who को आपको यूज करना ऑब्जेक्टिव केस में तो आप हु नहीं यूज करेंगे, हुम यूज करेंगे, वही हु हुम बन जाएगा. ठीक है, हु इज ऑलवेज यूज्ड इन नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव एंड हुम इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, जहां पे भी नॉमिनेटिव की बात चलती है यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज्ड. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट इज सब्जेक्टिव. ठीक है, ये सब्जेक्टिव ही होता है. ठीक है, द डॉक्टर हुम आई मेट टुडे इज मोहन्स ब्रदर. वो डॉक्टर जिनको मैंने आज मिला टुडे इज मोहन्स ब्रदर, मतलब थोड़ी देर पहले, जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले जिनसे मैं मिला था वो कौन थे, मोहन्स ब्रदर थे. द डॉक्टर हु केम हियर, अब यहाँ पे देखो एज अ सब्जेक्ट डॉक्टर को दिखा रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है और सब्जेक्ट यहाँ पे आई को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे होम यूज हुआ है किसके लिए, डॉक्टर के लिए, एज अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव केस में डॉक्टर को भी एज अ ऑब्जेक्टिव दिखाया जा रहा है सेंटेंस में. ओवरऑल मीनिंग पे अगर ध्यान देंगे तो द डॉक्टर हुम आई मेट, वो डॉक्टर को जिसको मैं मिला टुडे इज मोहन्स ब्रदर. ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है इसलिए हुम आया है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डॉक्टर हु केम हियर वॉज मोहन्स ब्रदर. वो डॉक्टर जो यहाँ पर आए थे वो मोहन के भाई थे. ठीक है, तो यहाँ पर द डॉक्टर हु केम मतलब किसकी बात चल रही है, स्पेसिफिकली डॉक्टर की ही बात चल रही है, मतलब यहाँ पर डॉक्टर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है. ठीक है, और फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, द डॉक्टर हुम आई मेट, मतलब यहाँ पे आई क्या था, सब्जेक्ट था, whereas द डॉक्टर वॉज यूज एज अ ऑब्जेक्ट. यानी कि हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, वेयर एज हु इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट एंड वी कैन से दैट इट इज यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस ओनली। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन whom एंड who। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो हाउ डू वी जनरेट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ डू वी फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? वी फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ आइदर WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, वैसे ही वही जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते थे WH वर्ड सेंटेंस बनाने के लिए, वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये जो भी वर्ड्स है हु, whom, which, whose, what, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। सेम जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वी फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद बाय यूजिंग व्हाट, है ना? हम लोग क्या यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं? तो वर्ड यूज करके बनाते हैं और हाउ यूज करके बनाते हैं, बट यहाँ पे प्रोनाउन में हम व्हाट को सिर्फ यूज करेंगे। व्हाट इज यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अभी मैंने आपको बताया कि वो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो व्हाट और हाउ को यूज करके बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ व्हाट आप लेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे कि कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हाउ ब्यूटीफुल सी इज, व्हाट एन गुड आइडिया इट इज। ठीक है, तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लूंगा, तो वहाँ पे इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दो ये सारी चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो वीडियो है ये खत्म होता है, ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।